बड़ी माँ गांव से इज्जत का काम करने लाई थी उसको। और कंधा दबाते दबाते दादू का कंधा ही बन गया था वो। नमक का पैकेट रोज छुपाते थे दादू, और पीकू रोज नया पैकेट खुलवाती थी। बीपी का ध्यान रख उनका अनवांटेड गैस को भी बाहर ही रखता था वो। कार की सीट पर साथ ना बैठना उसका बड़प्पन ही था शायद। पीकू के साथ एक्सचेंज कर सीट अपनी उसने लाइफ में ही जगह ले ली थी शायद। इमरजेंसी में डॉक्टर को कॉल हो करना या उनका सिंहासन उठाना, सीटी मारते मारते बड़ी आसानी से सब सॉल्व कर देता था वो। दादू का बिस्तर लगाने से लेके बिस्तर की आखिरी सांस का साथी था वो। शायद पीकू से भी बढ़कर बुदान बना था वो। शायद पीकू से भी बढ़कर बुदान बना था वो। अगर हम कला की बात करें तो कुछ शहर अपनी पहचान खुद बना लेते हैं, और भोपाल की मिट्टी से निकले हुए कलाकार कुछ ऐसे हैं जिन्होंने भोपाल में ही नहीं बल्कि देश में भी अपनी कला का लोहा मनवाया है। नमस्कार, मैं पूर्णिमा, और दिल से वेद पूर्णिमा में आज के मेरे स्पेशल गेस्ट हैं बालेंद्र सिंह जी, जो थिएटर और फिल्म आर्टिस्ट हैं। भोपाल से निकलकर थिएटर, शॉर्ट फिल्म्स और वेब सीरीज में अपनी सफल उपस्थिति दर्ज कराई है। साथ ही उन्होंने होम बाउंड जैसी पिक्चर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाया, जो फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुई और बेस्ट फिल्म अवार्ड से भी नवाजी गई। तो आइए मिलते हैं बालेंद्र सिंह जी से और सुनते हैं उन्हीं की सफलता की कहानी उनकी जुबानी। नमस्कार बालेंद्र जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारे दिल से विद फैमिली को आपकी जो फिल्म जर्नी, थिएटर जर्नी, जो भी आपकी जर्नी है, शुरुआत कहाँ से हुई और आप यहाँ तक किस तरह पहुँचे, ये ज़रूर बताएं। देखिए, ये जर्नी मेरे लिए तो मतलब शुरुआत जो है बहुत ही एक इत्तेफाकन शुरुआत रही है जी। मेरा एक दोस्त था जो भारत भवन में काम करता था और वो थिएटर वगैरह करता था, तो मेरा इस लाइन से कोई वास्ता नहीं था और ना ही मेरा कोई रुझान रहा है। तो एक भारत भवन के एक आर्टिस्ट थे आशुतोष पंड्या जी, तो वो एक प्ले कर रहे थे अजात घर। तो 2 लोगों का प्ले था वो, उसमें एक मशालची की उनको ज़रूरत थी, तो वो करवाने के लिए एक कलाकार बोले तुम कर लो। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं कर सकता और ना मुझे आता है ये सब। तो बहुत मान मनौवल और मशक्क़त के बाद अंत में हार के जो है शो के एक दिन पहले मैंने उनसे कह दिया, देखिए भाई, अगर मेरी वजह से अगर आपका नाटक ख़राब हो जाए तो मैं इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हूँ। अब चूँकि कोई नहीं मिल रहा है तो आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं कर लेता हूँ जी। तो उन्होंने करके मुझे बताया कि मशाल ऐसे लेके इधर से उस विंग में निकल जाओ। मैं निकल गया। अब वो बुधवारा में एक मस्जिद है, उसके पीछे एक खंडहर था, तो वहाँ होना था उसको शो, और वो 5 अगस्त को होना था। अब शो हो, सारी तैयारी हो गई, दिन में लाइटिंग वाइटिंग सब हो गई। अब चूँकि बारिश का महीना था ही, तो जैसे ही शो होने का समय आया और वो बारिश होना शुरू हो गई, तो हमारा शो पोस्टपोन हो गया, बढ़ गया, आगे एक दिन बढ़ गया। तो मैंने अपने दोस्त को बहुत डांटा, क्योंकि पता चला कि अब आगे बढ़ गया तो अब रोज़ रिहर्सल में आना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार, कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे, अब यहाँ रोज़ आना पड़ेगा। खैर, अब चूँकि ज़बान दी थी तो जाते थे, रिहर्सल पे करते थे। फिर रिहर्सल के बाद जो है चाय पीने के लिए बैठते थे, तो वहाँ पर कुछ भारत भवन के सीनियर आर्टिस्ट वगैरह आते थे, तो वो और हमारे जो डायरेक्टर साहब थे वो लोग आपस में बातें करते थे कि बोले यार, ये रामेश्वर प्रेम का ये नाटक तो अच्छा है, लेकिन तुम प्रसाद का भी ध्रुव स्वामी करो या मोहन राकेश का आधे अधूरे करो, तुम तो अच्छे एक्टर हो, बढ़िया डायरेक्टर भी हो।
तब मैंने उनकी बातें सुनी कि प्रसाद की बातें कर रहे हैं, ये मोहन राकेश की, मुंशी प्रेमचंद की, निराला की, इन सब की बातचीतें हो रही हैं। तो मुझे लगा कि ये लोग पढ़ाई लिखाई की बातें कर रहे हैं, मतलब साहित्यकारों की बातें कर रहे हैं। तो क्योंकि पहले मैं समझता था कि नाटक नौटंकी ये वही लोग करते हैं जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं होता है। ओह ये है। जी। तो मेरा ये भ्रम जो था वो उस समय दूर हुआ। और मैं उस समय फर्स्ट ईयर में था, तो और हिंदी मेरा स्पेशल सब्जेक्ट था, तो ये सब मैं पढ़ता था। तो मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ आऊँगा, थिएटर में आऊँगा, तो मेरा यहाँ प्रैक्टिकल काम हो जाएगा और घर पे मैं थ्योरी पढ़ के तो मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाएगी और मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊँगा। तो ये सोच के मैं जो है थिएटर में आया, ये सोच के नहीं कि मुझे यहाँ कुछ अभिनय करना है, एक्टिंग करनी है या मुझे कोई स्टार बनना ना, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाएगी। भाई बहरहाल वो शो हुआ और उसके बाद मैंने अपने दोस्त को कहा कि कोई और दूसरा नाटक हो तो बताओ, कौन कोई कर रहा। तो बोले कि विभा जी हैं, विभा मिश्रा जी, भारत भवन की सीनियर आर्टिस्ट हैं, वो एक प्ले कर रही हैं वोल्गा से गंगा, तो वहाँ नए कलाकारों की ज़रूरत है। मैंने कहा ठीक है भाई। वहाँ गए हम फिर, तो वहाँ कई दिनों तक तो हम अकेले ही दोनों जन बैठ के बातचीत करते रहे, पढ़ते रहे। एक वोल्गा से गंगा नॉवेल था उनका, राहुल सांकृत्यायन का जी, तो वो पढ़ते रहे क्योंकि उसी पे काम होता है और ड्रामेटाइजेशन का काम चल रहा था जी। तो काफ़ी दिनों, एक आध हफ्ता हो गया, तो मैंने कहा दीदी और कोई नहीं आएगा क्या, अपन दोनों ही लोग करेंगे क्या? बोले नहीं, बहुत सारे लोग आएंगे। तो कब आएंगे? बोले तुम अपने दोस्तों को ले आओ। तो मैं अपने मोहल्ले के कुछ दोस्तों को लेके पहुंच गया, तो 7-8 दोस्त उनको लेके गए। लेकिन आज टिका मैं ही हूँ, वो लोग नहीं टिक पाए हैं। तो वो है। तो ऐसे करके जब वो 4-5 महीने उसकी भी रिहर्सल चली और बढ़िया, भोपाल के लगभग उसमें 10 साल से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक जो है टीम का हिस्सा थे। तो लगभग 45-50 लोगों की एक टीम बनी थी। तो उसमें भोपाल के लगभग सभी लोगों से मेरा दूसरे नाटक में परिचय हो गया। और उस नाटक में मैंने लगभग 18 रोल किए थे, क्योंकि वो वोल्गा से गंगा, उसका मतलब ये था कि वोल्गा एक विदेश में नदी है और यहाँ पे गंगा नदी है जी। तो आदि मानव से लेकर आज़ादी तक का जो है इतिहास उसमें लिया था। तो हम लोग आदि मानव भी बने, पशु भी बने, और धीरे धीरे जैसे जैसे पृथ्वी का विकास होता गया, मानव का विकास होता गया, तो वैसे वैसे कैरेक्टर हमने, ऐसे 18 कैरेक्टर उसमें निभाए थे। इंटरेस्टिंग। तो कई लोगों को पसंद भी आए, कुछ कॉमिक कैरेक्टर भी थे तो लोगों को पसंद आने लगे। तो मेरे को एज ए कॉमेडियन जो है लोगों ने हाथों हाथ लेना शुरू किया, एक्सेप्ट कर लिया कि यार तुम कॉमेडी बहुत अच्छी करते हो, बहुत अच्छी करते हो कॉमेडी। तो ऐसे 2-3 साल मेरे निकल गए, क्योंकि पढ़ाई भी चल रही थी। फिर मैंने MA भी हिंदी से कर लिया, तो वो पढ़ाई भी। तो उस दौरान थिएटर की एक जो समझ है, एक एक्टर के भाई मैं कॉमेडियन बहुत अच्छा बन सकता हूँ, ये मेरे अंदर आ गया, जो लोगों ने मेरे अंदर डाला कि तुम कॉमेडी बहुत अच्छी करते हो। फिर मुझे लगा कि कुछ बेचैनी सी हुई कि कुछ, मतलब जो सीखना चाहिए बेसिकली वो हम सीख नहीं पा रहे हैं। मतलब नाटक हो रहा है, मैं रोल कर दे रहा हूँ और शो हो जा रहे हैं, लेकिन कुछ ट्रेनिंग जैसी कोई चीज़ जिसे कहते हैं वो नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने आलोक चटर्जी हैं उनको ज्वाइन किया, और उनके साथ जब काम किया तो फिर उन्होंने मुझे थिएटर के लिटरेचर और उसके बारे में बताना शुरू किया। हिंदुस्तान में, विदेश में कौन थिएटर करता है, कितनी थिएटर की किताबें लिखी गई हैं, उन सब चीज़ों पे चर्चा होना शुरू हुई। तो मेरा थिएटर के जो लिटरेचर है उसकी तरफ रुझान बढ़ा और पढ़ने की तरफ मेरा रुझान बढ़ा। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, जो आदत मेरी आज भी जारी है, पढ़ते पढ़ते। अब फिर भी 1-2 साल उनके साथ भी काम किया, पढ़ लिया, सब बहुत कुछ पढ़ा सा जाना, लेकिन फिर भी लग रहा था कि एज एन एक्टर जिसे कहते हैं तो कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ कमी खल रही है। तो उन्हीं के मुंह से हमने सुना था कि हबीब तनवीर जी हैं, दिल्ली में बहुत अच्छा काम करते हैं और उनसे बड़ा इस देश में कोई डायरेक्टर नहीं है। तो हमारे दिमाग में लगा कि अब हमें दिल्ली जाना चाहिए। तो फिर मैंने पैसा इकट्ठा करना शुरू किया, कि मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। एक आध स्कूल में मैंने हेड मास्टरी भी की, फिर वहाँ से भी तनख्वाह नहीं मिली तो उधर छोड़ दिया। तो ऐसे काफ़ी स्ट्रगल के, ये विधानसभा बन रही थी नई,
तो उसमें मैंने लकड़ी छीलने का भी काम किया। हाँ, इंटरेस्टिंग। हाँ, तो वो है, तो वो लकड़ी एकदम खिड़की ज़्यादा छिल गई तो वो ख़राब हो गई, तो 7 दिन बाद वहाँ से भी भगा दिया गया, ऑब्वियसली। क्योंकि हम कोई कारपेंटर तो है नहीं। जी हम तो सिर्फ थिएटर के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे कि हमें जी, दिल्ली जाना है। फिर निर्वाचन आयोग की बिल्डिंग बन रही थी वहीं सामने ही, पर्यावस के सामने। हम्म। तो उसमें हमने अखबार में पढ़ा कि एक अकाउंटेंट की ज़रूरत है लेखा जोखा रखने के लिए। तो मैंने कहा ये नौकरी सही है। तो वहाँ पे फिर मैंने 2-3 महीने काम किया, पैसे काटेगा। फिर वहीं काम करते करते मुझे अचानक से अखबार में पता चला कि हबीब साहब जो है भोपाल आ गए हैं और भारत भवन के नए डायरेक्टर बन गए और नए कलाकारों की आवश्यकता। मैंने कहा लो, मेरा तो काम हो गया, मेरे भगवान तो खुद ही चल के आ गए यहाँ, और मैं पहुंच गया। अब चूंकि इतना बड़ा औरा था उनका, हबीब साहब का, कि कैसे, मतलब उनसे हम कैसे जाके कह दें कि मैं पास तक पहुंचना ही मुश्किल है। लेकिन वो बहुत ही सहज और सरल व्यक्ति थे। लेकिन हमें तो नहीं पता जी। लेकिन क्योंकि उनका ऑरा ही इतना बड़ा है, खैर कैसे कैसे करके मुझे 7 दिन लगे जी। अपना इंट्रोडक्शन देने में जी। और जिस दिन मैं भारत भवन पहुंचा था रिहर्सल के लिए या उनसे ज्वाइन करने के लिए उन्हें, तब मैंने देखा कि भारत भवन में इतने कलाकार वहाँ मौजूद थे जैसे ऑडियंस देखने के लिए, नाटक देखने के लिए ऑडियंस बैठी होती है जी। तो मैंने कहा इतने कलाकार कहाँ से आ गए भोपाल में, मैंने तो कभी नहीं देखे। फिर मैंने सोचा अब मेरा क्या होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने इनके चेहरे पढ़ लिए हैं, इनके चेहरे पे किसी को नहीं लग रहा है कि ये लोग टिकेंगे और मेरे अंदर पेशेंस की कोई कमी नहीं है जी। तो मैंने कहा एक दिन जब ये सब चले जाएंगे तब मेरा नंबर आ जाएगा। तो हुआ भी वही, मुश्किल से 7 दिन लगे, वो सब गायब हो गए धीरे धीरे। फिर मुझे अपना स्पेस मिला और मैंने डरते डरते जाके उनसे अपना नाम बताया और कहा कि मेरा नाम बालिन सिंह है और मैंने इन लोगों के साथ काम किया है और अब आपके साथ काम करना चाहता हूँ और इस फील्ड को जो है मेरी एक्टिंग को मैं अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने ऐसे देखा, आते रहो, देखते हैं, बस इतना कहा और मैं जाके पीछे बैठ गया। लेकिन वो ऑब्जर्व सबको करते थे जी। कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन जा रहा है, इस समय पे कौन आ रहा है। तो ऐसे करके 3-4 दिन, उस समय भारत भवन में मुद्रा राक्षस प्ले चल रहा था जी। विशाख दत्त का लिखा हुआ संस्कृत का नाटक है, तो वो उस पर काम चल रहा था। तो वो एक जो उनके एक सीनियर आर्टिस्ट हैं उनको वो रोल समझा रहे थे पढ़ के। तो उन्होंने पढ़ा, समझाया और फिर उन्होंने खड़े हुए ऐसे ऐसे देखा और बोले हाँ तुम, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा बालेंद्र सिंह, इधर आइए। मैं गया तो बोले तुमने सुना जो मैं बता रहा था कैसे? बोले हाँ पढ़ सकते हो? मैंने कहा जी पढ़ सकता हूँ। जैसा जैसा उन्होंने पढ़ के उनको बताया था वैसा वैसा मैंने पूरा का पूरा वो पढ़ लिया। तो उनको लगा कि यार ये नया लड़का बिल्कुल दुबला पतला सा था। मैं तो बड़े खुश हुए क्योंकि मेरा हिंदी सब्जेक्ट भी था और रीडिंग अच्छी थी माशाल्लाह, तो काफ़ी खुश हुए वो। बोले ठीक है देखते हैं कहाँ के रहने वाले हो? मैंने कहा भिंड का। तो जो उनकी पत्नी थी वो मुझे भिंड बॉय बुलाने लगी। तो ऐसे चला। तो फिर वो जो पहला मेरा उनसे साक्षात्कार हुआ जी। और जो मैंने उनका दिल जीता, तो वो फिर ऐसा हुआ कि वहीं से फिर मुझे एक सागर में वर्कशॉप कंडक्ट करने जा रहे थे वो, तो मुझे सागर भी ले गए। और फिर भारत भवन के अपने कुछ विवाद चल रहे थे, उनके चलते जो है भारत भवन बंद हो गया। हबीब साहब ने इस्तीफा दे दिया जी। और तो अब हम लोग कहाँ जाएं? तो ये हो गया। अब भारत भवन चूँकि कलाकार वही लोगों के साथ शहर में काम करते थे, तो वो सब चूँकि हम हबीब साहब के साथ जुड़े थे तो उन कलाकारों के साथ भी काम नहीं कर सकते थे हम। तो हमने कहा हम तो अब ना घर के रहे ना घाट के, क्या करें? तो हबीब साहब तो दिल्ली चल दिए शो करने के लिए। तो मैंने कहा हबीब साहब हम क्या करेंगे? हम तो यहाँ भी थिएटर नहीं कर सकते, हम तो आपके भरोसे आए थे, हम भी दिल्ली जाना चाहेंगे। तो बोले रुको, लाइटिंग आती है? हमें आती नहीं थी लाइटिंग, लेकिन हमने कह दिया हाँ आती है, हमें जो जाना था। बोले ठीक है टिकट हो चुके हैं, अगर तुम अपना टिकट अपनी जेब से करा लो तो चलो। हमने कहा करा लेंगे। हमने वो भी करा लिया और दिल्ली गए। तो हमारे वहाँ पे चरणदास चोर के
और कई सारे शोज थे, और एक मिडसमर नाइट ड्रीम है शेक्सपियर का प्ले, जिसको कामदेव का अपना वसंत ऋतु का सपना के नाम से उन्होंने किया था। जी। तो ये 2 शोज लेके लगभग 12-15 दिन का टूर था दिल्ली में। जी। तो अलग अलग स्कूलों में, और एक NSD रेपेट्री में होना था शो। तो वहाँ पे हम लोग गए। फिर एक और दोस्त था हमारा, तो वो मैंने कहा यार अपन ने कह तो दिया कि लाइटिंग आती है, लेकिन आती हमको तो नहीं है। आती नहीं है। तो बोले नहीं, मैंने जो है इरफान भाई के साथ थोड़ा थोड़ा सीखा है, अपन कुछ ना कुछ कर लेंगे। जी। हमने कहा ठीक है। और हवी साहब के प्लेज ऐसे थे कि अगर कोई लाइट डिजाइनर अच्छा है जी। तो वो अपनी कला दिखा सकता है, नहीं तो एक हेलोजन में भी उनके नाटक हो जाते हैं। तो वैसे नाटक ही डिजाइन करते थे वो। तो हम लोग गए, लाइटिंग पूरी धो ढो के लगाना, उनको उतारना, फिर पैक करना, सारी चीज़। तो ऐसी एक मेहनत की हम लोगों ने, और फिर वो विश्वास जीता हवी साहब का कि हम लोग कर सकते हैं। और फिर करते करते जब 3-4 से 5 शोज हो गए, और फिर हमको जो है वो ऑपरेशन आना शुरू हो गया। तो ऐसे हमारी यात्रा शुरू हो गई। और मैं गया था एक्टर बनने के लिए, बिल्कुल। और हम क्या हो गया कि ये इधर लाइट मैन में, बैक स्टेज में, और रिहर्सल कराना, ये सब चीज़ें ये में हम घुस गए। अगर कोई आर्टिस्ट नहीं आ रहा है तो मैं उसकी प्रॉक्सी करूँगा, कोई प्लेज हो रहा है तो उसकी प्रॉम्प्टिंग करूँगा। तो ये सब चीज़ों में बैक स्टेज में घुस गया। तो एक्टिंग का मौका मुझे वहाँ बहुत कम मिल पाया, मतलब मिला ही नहीं, क्योंकि वहाँ सारे बड़े सीनियर लोग थे, वो सब चीज़ें, हम नए नए बच्चे, तो मौका ही नहीं था। लेकिन बैठ के देखने का मौका था। तो वो जो कोई और होता तो शायद भाग जाता कि भाई हमारे पास तो एक्टिंग का है, वो कोई स्कोप ही नहीं है तो हम क्या करेंगे। लेकिन मैं बैठ के देखता था कि रिहर्सल कैसे हो रही है, डायलॉग कैसे सिखाए जाते हैं, एडिटिंग कैसे होती है, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, ब्लॉकिंग, ये सब चीज़ें, नाटक का म्यूजिक कैसे बनता है। तो ये सब चीज़ें मैंने वहाँ बैठ के 2 साल तक लगभग देखी, ऑब्जर्व की, रिहर्सल कंडक्ट करवाई, चाय नाश्ता करवाया लोगों को, है ना, रेलवे से टिकट विकेट करवा के लाना। तो ये जब मतलब उनकी, जैसे कहें कि हबीब साहब की ज़रूरत में बनता गया धीरे धीरे, क्योंकि जो बैक स्टेज का साथी होता है वो डायरेक्टर का सबसे प्रिय व्यक्ति होता है। तो ऐसे हमारा इंटरेस्ट बढ़ता गया, और उनके प्रति हमारा जो है प्रेम बढ़ता गया, उनका भी प्रेम हमारे प्रति बढ़ता गया। तब फिर हम लोग साथ में रहने लगे, मतलब जब अगर वो दिन में भी कहीं से जा रहे हैं तो हम साथ में फ़ोन कर देते थे आ जाओ। तो वो अंसल में रहते थे, मैं रीजनल कॉलेज कैंपस में रहता था, तो रूट लगभग उधर से न जाके इधर से हमारे कैंपस से होते हुए चले जाते थे, तो वो लेते हुए हमको जाते थे। तो ऐसे हमारा जुड़ाव हुआ। और फिर एक प्ले में, चूंकि मैं प्रॉक्सी करता रहता था, तो एक प्ले ऐसा था, जिन लाहौनी व्याख्याओ जम्या ही नहीं उनका, उर्दू का प्ले था। तो उसमें एक दिल्ली से पंजाबी लेडी का किरदार करने के लिए आती थी महिला एक्टर, और तो वो करती रहती थी, लेकिन जब तक वो रिहर्सल में नहीं होती थी तब तक मैं उसकी प्रॉक्सी करता था। तो मुझे करते करते लगभग सारे कैरेक्टर, सारे एक्टर्स के जितने भी जैसे भी मॉड्यूलेशन है, मूवमेंट्स हैं, हर एक चीज़ मुझे याद हो जाती थी, मेमोरी अच्छी थी मेरी। तो सब लोग कहते थे तुम तो ये भी कर सकते हो, तुम तो ये भी कर सकते हो। वो मैंने कहा सब कर, जो भी है, जो हवी साहब कहेंगे वो करेंगे हम तो कलकत्ता में शो होना था उसका, और 2-3 शोज उन्होंने किए। फिर एक और शोज होना था इसका, अचानक से मिला उनको 2 शो के दिन में थे, तो अब वो अवेलेबल नहीं, तो क्या करें। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, बोले बालेन तुम ये रोल कर सकते हो, अभी 2 दिन बाद शो है। तो मैं डर गया, मैंने कहा कर तो लूँगा, मैंने कहा मौका मिल रहा है, अब साबित करना है अपने आप को। हमने हाँ कर दी। बोले दाढ़ी मूंछ कटा लेना, और वो आधी टीम लेके वो गुवाहाटी तरफ चलेगा, और हमने कलकत्ता में वो शो कर दिया। पब्लिक से खूब तालियां मिली हमको, लेकिन एक अंदर से संतुष्टि नहीं थी कि मैं चाहता था कि मेरे डायरेक्टर मुझे देखें, वो बताएं मुझे। पब्लिक तो जो दिखेगा उसको अच्छा लगेगा, लेकिन जो डायरेक्टर कमेंट देगा वो मेरे लिए वैल्यू मायने रखता है। हो गया साहब, कोई बात नहीं,
फिर भोपाल में शोज होना था, तो मेरे घर वालों को भी खुश करने के लिए रेलवे का एग्ज़ाम या मिलिट्री की भर्ती देते रहते थे। तो मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं अगर मैं थिएटर में नहीं होता तो शायद मैं IAS होता, क्योंकि मैं IAS जो UPSC है प्रीलिम्स पास हूँ। अरे वाह। हाँ, और वैसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था भी यही कि अगर आप एक्टिंग नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? तो मैं ये होता कि मेरा वहाँ इंटरेस्ट था, लेकिन फिर शोज इतने चलते रहे कि मैंने फिर मेंस दिया ही नहीं। हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ ज़्यादा मज़ा आने लगा, ये मेरे ज़्यादा इंटरेस्ट का विषय बन गया, तो ये चलता रहा। तो फिर भोपाल में शो होना था जी। तो मैं रेलवे का एग्ज़ाम दे के आया और जैसे दोपहर 2:30-3 बजे लगभग पहुंचा, और शाम को शो था। उसमें मुझे लाइटिंग भी करनी थी, सेट वेट में बनवा के रात में चला गया था और आके शाम को लाइट डिज़ाइन करके वो शो। अब वो आगे बोले सीधे, बालेन आज वो नहीं आ रही हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई, शाम का शो तुमको करना है। ओह। तो थोड़ा सा डर भी लगा और चैलेंज भी, मज़ा भी आया। मैंने कहा गुरु यही मौका है, अब अपने आप को साबित कर दो। उन्होंने कहा ठीक है सर। मैं गया दाढ़ी वाड़ी कटवाने के लिए, मुझे माँ जी बोली मैं तैयार करूँगी आपको, और उन्होंने बढ़िया से तैयार किया। मैंने लाइट वाइट भी डिज़ाइन करी, सब कुछ। चूँकि लाइट डिज़ाइनर उस दिन अचानक से तो कोई आ ही नहीं सकता था, नहीं आ सकता जी। तो मैंने जो डिमर वगैरह है, लाइट ऑपरेशन सिस्टम, मैंने विंग्स के पास रखवा लिया कि मैं अपना सीन भी करूँगा और सीन के बाद में वो लाइट ऑपरेशन भी करूँगा। ऐसे दोनों काम मैंने किए। और कई लोग देखते रहे कि ये कौन है जो महिला जो वहाँ पे विंग्स में भी जाके जब वो लाइट भी कर रही है और ये सब है। तो उस दिन वो रूमी जाफरी जी जो है राइटर, वो भी आए थे देखने के लिए, तो वो भी बड़े खुश हुए और देखे। तो मैं, सब लोग, नाटक खत्म हो गया, सब हो गया, अब मैं इंतजार कर रहा हूँ, हबीब साहब मेरे लिए कुछ भी कह नहीं रहे हैं। अब चल दिए, हमने बैग ले लिया उनका। अब चलते चलते फिर वो बोले लास्ट में 11 बजे रात में कि बालेन ने दादी का पार्ट बहुत अच्छे से निभाया, अब हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। वो दिन है और आज का दिन है, मैं आज तक उस किरदार को निभा रहा हूँ। बहुत बढ़िया बात है, और आपकी तपस्या सफल हुई है। और देखा जाए तो इस जर्नी में आप अनमने ही उतरे थे, लेकिन वो उस एक अनमनी मशाल ने आपके अंदर जो चिंगारी पैदा की, वो आज तक आप लेकर साथ ही चल रहे हैं। उसी मशाल की चिंगारी है। वही बिल्कुल। चलिए, आपने सारा सफर हमारे दर्शकों को बता ही दिया है। अब आप साथ साथ ये भी बता दीजिए कि आपकी जो जर्नी में आपने थिएटर के साथ जो फिल्में की हैं, उन फिल्मों के नाम, और अगर छोटे छोटे किरदारों के नाम भी आप बोलते चलें, तो जब हमारी दिल से विद फैमिली जब भी अगली बार वो मूवी देखेगी तो वो आपसे रिलेट कर पाएगी कि हम बालेंद्र जी को इस किरदार में देख रहे हैं। जी बिल्कुल। तो पहले मेरी जो मूवी थी, पीकू से मेरा सफ़र शुरू हुआ है, आज से 11 साल पहले लगभग। तो उसमें मैंने बूधन का किरदार निभाया था, जो बच्चन साहब का केयर टेकर है। हम लोग एक फैमिली के सदस्य थे। और उसके बाद मैंने राजी फिल्म की थी, जिसमें आलिया भट्ट और विकी कौशल थे। उसमें इस्माइल जो कैरेक्टर है उसके, आलिया के ड्राइवर का, वो निभाया था मैंने। वो की। फिर एक जादूगर फिल्म है, वो नेटफ्लिक्स पे है, तो उसमें मैं एक रेफरी नायडू हूँ। तो वो फुटबॉल मैच के ऊपर बनती है, तो उसमें नायडू का किरदार, रेफरी, फुटबॉल के रेफरी का किरदार निभाया था। एक थाई मसाज फिल्म है, उसमें मैं बैंक मैनेजर था। और एक पटना शुक्ला जो अभी रवीना टंडन के साथ बनी है, तो उसमें मैंने एक श्रीवास्तव जो है क्लर्क, हेड क्लर्क, उसका किरदार निभाया था जी। और धड़क 2 अभी रिलीज़ हुई है, उसमें मैं प्रोफेसर अमिताभ त्रिपाठी का किरदार मैंने निभाया है। और होम बाउंड एक लास्ट अभी जो हुई है, जो ऑस्कर के भी लिए भी नॉमिनेट हुई थी, और अपने इंडियन सिनेमा में उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला है। जी। तो उसमें भी मैंने ऑफिस बॉय पियोन का किरदार निभाया है। और ऐसे लगभग 10-12 फिल्में हैं। एक दीनदयाल उपाध्याय एक फिल्म है, एक युग पुरुष, उसमें मैं CBI ऑफिसर हूँ। तो ऐसे अलग अलग किरदार। एक फिल्म में मैंने खुदीराम बोस हूँ, उसमें मैंने हेमचंद्र कानूनगो का किरदार निभाया है। तो फिल्मों में अलग अलग किरदार निभा के, जो मतलब जिसे कहें कि एक
सही जो मज़ा आया है एक्टिंग का वो मुझे फिल्मों में आया। थिएटर में तो मैं कर नहीं पाता था अभिनय, क्योंकि मैं ज़्यादातर डायरेक्शन में इन्वॉल्व रहता था और अपने ही नाटक में एक्टिंग करना तो वो मुझे अच्छा लगता नहीं था। इस वजह से फिल्मों में जितने भी मैंने किरदार निभाए उनको मैंने बहुत दिल से जिया है। तो ये भी तो एक स्विच है ना आपकी लाइफ का कि आपने एज एन एक्टर शुरू किया और अब आप थिएटर को डायरेक्ट भी करते हैं। हाँ, ये भी एक इत्तेफाक था, क्योंकि हबीब साहब के साथ हम लोग साल भर काम करते थे और 2 महीने की छुट्टी होती थी हम लोगों की। तो साल भर काम करने के बाद 2 महीने क्या करें। तो दोस्त लोग बोले कि यार तुम तो हबीब साहब के खास हो और उनसे काफी कुछ सीखा है, तो तुम डायरेक्ट करो, हम लोग एक्टिंग करेंगे। तो ऐसे हम डायरेक्टर बन गए। तो प्लेस करना शुरू किया और हर बार छुट्टी में हम हर साल जो है एक प्ले डायरेक्ट करते थे। तो इत्तेफाक से वो अच्छा हो जाता था, हिट हो जाता था। फिर धीरे धीरे तो मैं एक्टिंग के साथ हबीब साहब के साथ काम करते हुए मैं अपना ग्रुप भी बना के हम थिएटर ग्रुप और प्लेस भी डायरेक्ट करता रहा। फिर उसकी भी यात्रा शुरू हुई। तो वो करते करते आज इस मुकाम पे आ गए कि हम थिएटर का भी अपना एक बड़ा मुकाम है। पूरे देश में हम लोग घूम घूम के शोज करते हैं। तो हमारे जो हिट प्रोडक्शन है, जैसे हमारा एक सिग्नेचर प्रोडक्शन है लाला हरदौल जी, उसके हम अब तक 99 शोज कर चुके हैं। वो बुंदेलखंड का काफ़ी नौटंकी पे भी काम किया है मैंने, शेक्सपियरियन शैली पे भी काम किया है। तो हर एक मतलब किसी एक उसमें नहीं बना, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है वो माइथोलॉजिकल प्लेज, हिस्टोरिकल प्लेज और फोक प्लेज, जी इसमें मैं ज़्यादा काम करता हूँ। इसमें मज़ा आता है काम करने में और एक्टर को भी मौका मिलता है उसे अपना अभिनय दिखाने का। तो ये ऐसी मेरी थिएटर और फिल्म की जर्नी चलती रही साथ साथ। आप एक तरीके से देखा जाए तो पढ़ के तो ठीक है आप बने ही हैं उस फील्ड में, लेकिन आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर ज़्यादा उस चीज़ में आए हैं। मतलब NFD या जो अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ तो आपने नहीं, वहाँ न, हम तो हबीब साहब ही अपने आप में एक इंस्टीट्यूट थे। जी जी, तो वहीं से सीखे हैं, मतलब जो आपकी आप उनके चेले जैसे रहे हैं, राइट हैंड बन के। बिल्कुल, आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। इसीलिए मैं अपने गुरु को ट्रिब्यूट करने के लिए हर साल जो उनकी पुण्यतिथि है 8 जून को, तो मैं एक ड्रामा फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करता हूँ। जो पहले 21 साल मतलब चला आ रहा था, लेकिन फिर बाद में मैंने उनको समर्पित कर दिया। तो अब स्मरण हबीब के नाम से मैं उस फेस्टिवल को करता हूँ, जो अभी 8 जून से 12 जून तक फिर होने वाला है। और उनका एक जो वर्ल्ड फेमस प्ले है चरणदास चोर, उस नाटक से समापन भी होगा उस समारोह का। बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग है। हम भी कोशिश करेंगे उसमें। बिल्कुल आइए। जब भी हम कोई चीज़ शुरू करते हैं तो उसमें हमें हमारे फैमिली का, घर का, सबका सपोर्ट चाहिए होता है। हम अकेले कोई काम पूरा नहीं कर सकते। जब हम किसी जर्नी पे जाते हैं तो हमें एक सपोर्टिव हैंड चाहिए रहता है। तो आपकी इतनी लंबी जर्नी में आपके फैमिली सपोर्ट के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, फैमिली सपोर्ट जैसी कोई चीज़ मेरे साथ नहीं रही है। क्योंकि हम ठाकुर ख़ानदान से थे और पहले भी मैंने बताया शुरू में कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना मेरे ख़ानदान का कोई इंटरेस्ट था और ना मेरे ख़ानदान में कोई इस लाइन में आया है। हमारे यहाँ तो शादी ब्याहों में बेड़नियाँ डांस करने के लिए आती थी या रामलीला नौटंकी होती थी, तो वो हम देखते सुनते थे बस, लेकिन करने का किसी को कोई वो नहीं रहा है। तो जब मैंने इस फील्ड को चुना तो घर वाले बहुत ही कि आप क्या ये नाटक नौटंकी लगा के रखी हुई है तुमने, पढ़ाई लिखाई करो, कुछ नौकरी करो। तो वही करने के लिए मैं नौकरियों के भी इंटरव्यू देना और ये सब करना कि मैं अपना काम करता रहूं, पढ़ाई लिखाई करता रहूं। पढ़ाई लिखाई भी इसलिए डबल MA कर लिया, इसलिए कि नौकरी का प्रेशर ना बने मेरे ऊपर। पढ़ रहा हूँ अभी और मैं ताकि थिएटर सुकून से कर सकूं जी। तो वो बना रहा। तो फिर गुस्सा होते रहे, लेकिन जब अखबारों में इंटरव्यूज छपते थे, नाम छपता था, फोटो छपती थी, तो खुश होते थे। लेकिन फिर भी उनको ये लगता था कि पैसा कहाँ है, थिएटर में पैसा नहीं है। पैसा जब तक नहीं तब तक घर वाले खुश नहीं है। फिर जब मैंने फिल्में करना शुरू की और जब उनको फोन आना शुरू हुए और फिर लोग इंटरव्यू लेना शुरू हुए, तब फिर थोड़ा सा रुझान हमारा
मतलब फैमिली का जो है हमारे प्रति बना। फिर मेरे पिताजी जो है मेरे इंटरव्यूज़ की जो अखबारों की कतरन है उनको लेके तो अपने दोस्तों को दिखाते थे, तो ये मेरे बेटे ने किया है, तो मुझे भी अच्छा लगने अच्छा लगा। लगता था, प्राउड फील होता था जी। कि चलो इतने सालों बाद जो है मेरे काम को जो है रिकॉग्निशन मिली, बाहर तो recognition मिली, घर में मिली। घर में भी मिली, बाहर तो मिली हुई थी, हाँ। घर में पहली बार मिली। तो क्योंकि वो मेरे लिए घर ही पहले इम्पोर्टेंट था कि घर में तो कम से कम हमें हमारे काम को जो है तवज्जो वैल्यू मिले, दे। वैल्यू हाँ मिले, जी वो जी। चीज़ है। तो ऐसे चला, लेकिन अभी भी जो है कई बार लगता है कि फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी टीस है कि नौकरी एक जिसे कहते हैं ना परमानेंट इनकम, मंथली इनकम जिसे कहें, जी। वो सब चीज़ हमारे इधर तो ऐसा है कि आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, तो वो चीज़ है। तो वो फिर भी लगता है कहीं ना कहीं थिएटर में या इस फील्ड में जिसे कहें कि एक संशय की स्थिति, एक अनिश्चितता बनी ही रहती है। तो ये हमारे लिए ऐसा रहता है कि रोज कुआं कूदो और रोज पानी पियो। जी। वैसा है ये। तो तब तक आपकी शादी हो चुकी थी, आप मैरिड हैं ना? हाँ, मैं मैरिड हूँ और 2 बच्चे हैं हमारे। एक बेटा कॉलेज गोइंग है और एक छोटी बच्ची है, वो अभी स्कूल में पढ़ रही है। और पत्नी ने शादी के बाद मतलब जो वैसे थिएटर को उतना सपोर्ट जो घर वालों से मिलना चाहिए वैसा नहीं मिला, लेकिन शादी के बाद पत्नी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। हाँ नहीं, क्योंकि घर वाले मेन इसलिए भी थोड़ा अगेंस्ट रहते हैं ना कि जब हम रिश्ता लेके कहीं जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, हमारा बेटा क्या करता है, हाँ, स्टेज तो पे ड्रामे करता है। वही हुआ भी यही कि वो जब शादी की बारी आई तो पूछे भी कि क्या करता है, बोले नाटक करता है। तो बोले ये तो ठीक है, करता क्या है, कमाता क्या है। मुझसे पूछा गया कि कितना कमा लेते हो, मैंने कहा कमाने का तो नहीं पता, लेकिन हाँ खर्च जो है मैं इतना कर लेता हूँ। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि मैं कितना कमाता होऊंगा, क्योंकि खर्चा तो तय है जी। है ना, तो वो चीज़ है। तो लेकिन फिर भी शादी हुई, लेट हुई लेकिन शादी हुई। थिएटर वालों की शादियां बड़ी मुश्किल से होती हैं, तो मैं इस मामले में मैं सौभाग्यशाली रहा कि मुझे एक अच्छी पत्नी मिली और उन्होंने मेरे काम को समझा और आज तक समझ रही हैं। तो ये मेरे लिए अच्छी बात है और उन्हीं के समर्पण की वजह से कि वो घर संभाल रही हैं और मैं बाहर संभाल रहा हूँ, तो इसीलिए हम दिमागी सुकून के साथ एक अच्छा काम, क्रिएटिव काम हम कर पा रहे हैं। तो हम आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आप अपनी वाइफ को कोई मैसेज दे दीजिए जो वो बाद में सुनकर उनको बहुत अच्छा लगेगा, जब आप उनको सब्सक्राइब करवा दीजिएगा हमारा चैनल। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद पत्नी जी, और आपने जो मेरे काम को समझा और जितना मुझे सपोर्ट किया और आज तक कर रही हैं और उम्मीद है कि आगे भी करेंगी, और आपके सपोर्ट के सहारे ही हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपका सपोर्ट मिलता रहेगा और हमारी जीवन की नैया और काम की नैया ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। धन्यवाद। अच्छा, जब हम थिएटर नहीं कर रहे होते, फिल्म नहीं कर रहे होते, तब हम क्या कर रहे होते हैं? बालेंद्र जी का क्या हम रूटीन? पढ़ाई कर रहे होते हैं। पढ़ाई मुझे कर पढ़ने रहे का बहुत शौक है, मुझे जी। लिटरेचर पढ़ने का बहुत शौक है। जी। तो मैं पढ़ रहा होता हूँ, मैं कहीं मतलब वो मेरा समय ऐसा होता है कि चलो अब मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में क्या करूँगा या कुछ का, तो पढ़ते पढ़ते कि मुझे चीज़ें दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं, फिर मैं उसको ब्लॉक कर लेता हूँ कि अब कभी जब मुझे मौका मिलेगा तो इस प्रोजेक्ट पे मैं या इस प्ले पे या इस नॉवेल पे या इस कहानी पे मैं अगला काम करूँगा। तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैं पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ। ये है। हाँ, जब हम पढ़ते हैं तो एक तो हमारा नॉलेज भी बढ़ता है, बिल्कुल, और आइडियाज भी आते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं और आपका जो विजन है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। हम क्या सोसाइटी को देना चाहते हैं और क्या सोसाइटी में चल रहा है उन सब को हम जानते हैं, समझते हैं। बड़े बड़े राइटरों ने क्या लिखा है उनको भी हमें जानना ज़रूरी है। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो शब्दों की जो वोकैबुलरी है वो भी बढ़ती है। बिल्कुल, है ना। तो हम किसी अच्छे मंच पर जब हम बातचीत करते हैं तो हम अच्छे शब्दों का चयन करके उनका इस्तेमाल करके और बड़े प्रभावी ढंग से हम बोल पाते हैं। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से एक एक्टर के लिए तो 3 तरीके की किताबें बहुत ज़रूरी है कि उर्दू,
हिंदी में भी संस्कृत निष्ठ क्लिष्ट हिंदी ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। और थोड़ा सा इंग्लिश का ज्ञान भी होना ज़रूरी है। एक एक्टर को क्या सभी तरीके के किरदार उसको निभाने होते हैं। बिल्कुल जी। तो इतना सा थोड़ा सा ज्ञान ज़रूरी है एक अभिनेता के लिए, तो वो करना चाहिए उसको। और आपके बच्चे कैसे देखते हैं अब अपने, जैसे एज अ फादर फिगर आपको कैसे देखते हैं वो? उनका क्या देखना होता है कि हमारे पापा आज क्या है? बिल्कुल, मेरे बच्चे बहुत खुश हैं और कई बार तो वो धमकाते हुए, तुमको पता है मेरे पापा कौन है, ये है वो है, तो वैसा भी चलता रहता है। चाहे वो कॉलेज हो या दोस्तों के बीच में हो या कहीं चौराहे पे हो तो मोहल्ले में हो, तो ये सब मोहल्ले वाले भी इवन हमारे वो भी हैं, अरे हम उनको जानते हो, वो हमारे पड़ोसी हैं। तो ऐसा भी होता है बैंकों में। तो इससे क्या होता है कि इस फील्ड में आने से मुझे जो सम्मान मिला है उसको मैं मतलब जिसे कहें कि हमारी मेहनत तो है ही, लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद भी है। तो उसकी वजह से हमारे काम नहीं रुकते। हम किसी के पास जाते हैं, कोई पहचान लेता है तो फटाक से हमारा काम हो जाता है, चाहे वो बैंक हो या कोई दफ्तर हो सरकारी या कुछ भी हो, तो वो बहुत सम्मान से और बहुत आदर से बुलाते हैं और विनम्रता पूर्वक हमारे काम को वो कर देते हैं। तो ये हमारे जैसे होता है ना, हम स्कूलों में हम जाते हैं तो जी टीचर ही हमारे लिए होता है। बिल्कुल सही बात तो है। उसको सबसे ज्यादा सम्मान, तो ये टीचर का ही जो एक प्रोफेशन है जिसमें सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट है, चाहे वो IAS हो चाहे वो IPS हो, वो सब जाके टीचर के सामने ऐसे ही खड़े मिलेंगे पेरेंट्स से कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हमारा बच्चा क्या कर रहा है। तो वैसा ही हमको सम्मान, क्योंकि मैं एक अभिनेता के साथ साथ एक टीचर भी हूँ जी, तो अभिनय सिखाता भी हूँ, तो वो सम्मान मुझे भी मिला है। तो बहुत अच्छा लगता है और एक ऐसा लगता है कि मैं किसी दूसरी दुनिया को जीता हूँ। तो ये सम्मान तो खूब मिला है ऊपर वाले की कृपा से। चलिए बहुत अच्छी बात है, अभी तक मिला है और आगे भी मिलता रहे, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। और अब आप हमारी दिल से विद फैमिली के साथ में आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ शेयर कीजिएगा। अभी एक फिल्म कर रहा हूँ मैं, अर्जेंटीना। अभिषेक डोगरा जी की फिल्म है ये, उन्होंने लिखी है और डायरेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दीपावली के आसपास आप लोगों को ये देखने के लिए मिलेगी। एक अच्छी कॉमेडी फैमिली ड्रामा फिल्म है और उसमें मैं एक बहादुर का किरदार निभा रहा हूँ। अच्छा कॉमिक किरदार है, तो देखिएगा और फिर बताइएगा कैसी लगी फिल्म। बहुत अच्छी लगेगी वाकई हम लोगों को, जहाँ मतलब आपसे बात करने में इतना इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर फिल्म तो अच्छी होगी ही होगी। थैंक यू। अच्छा, मैं आपसे अब ये पूछना चाहूँगी कि आपकी इतनी जो लंबी जर्नी है उसमें कभी आपकी लाइफ में, थिएटर में, फिल्म में कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ हो बैक स्टेज या बिहाइंड द कैमरास जो आपको याद रह गया हो, वो खुशी दे गया हो या अभी भी याद आता हो आपको, तो वो आप ज़रूर शेयर करें। हाँ, एक्चुअली दो हैं, एक तो फिल्म में भी है और थिएटर की ज़िंदगी में भी है। बिल्कुल बताइए। थिएटर की ज़िंदगी में जो है वो मेरा जीवन का एक तरीके से कहें कि बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है वो जी। मेरी माँ की डेथ हुई थी और मैं अकेला हो गया था। घर से थिएटर को सपोर्ट वैसे भी नहीं कर रहे थे हमारे पिताजी और या दूसरे मेंबर्स। तो माँ के जाने के बाद मैं थोड़ा सा अकेला पड़ गया था और काम का इतना जुनून था कि ना मुझे खाने का ख्याल रहता था ना पीने का ख्याल रहता था, कुछ नहीं। तो हमने खाने पीने का ख्याल छोड़ के सिर्फ काम 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 काम। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे लंग्स खराब हो गए, मुझे टीबी हो गया और मैं एकदम स्केलेटन हो गया, मैं सब बिल्कुल। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया वो पूरे फेफड़ों में पानी पानी भरा हुआ है। तो मैं बहुत डर गया। मैंने कहा अभी 2-3 महीने पहले मेरी माँ गुजरी और अब मुझे ये हो गया। मैंने कहा मैं बस तो जाऊंगा ना। बोले हाँ बस तो जाएंगे लेकिन 1-1.5 साल इलाज चलेगा आपका। मैंने कहा ठीक है करिए आप इलाज। तो वो इलाज चलता रहा, लेकिन मैंने घर वालों को नहीं बताया क्योंकि और डांट पड़ेगी कि और करो थिएटर इस टाइप का। तो मैंने अपने दोस्तों से पैसे लेके या जो भी मैं कमाता था उससे मिला के जो है मैंने अपना इलाज करवाया। हर रोज मुझे मतलब एक दिन छोड़ के मुझे इंजेक्शन लगता था।
लेकिन मैं कभी घर पे नहीं बैठा उस दौरान भी। मैं थिएटर करता रहा। मैंने कहा बीमारी अपना काम करेगी और मैं अपना काम करूंगा और दवाइयाँ अपना काम करेंगी। बिल्कुल सही। और मैं करता रहा। और मैं ऐसे साल भर कब गुजर गए, कब मेरा ये ठीक हो गया और तब फिर मैं अच्छा खासा हेल्दी हो गया, बढ़िया। और ऐसे तो ये मेरे जीवन का बड़ा एक, जिसे कहें कि ट्रॉमा वाला एक्सपीरियंस है। वाला एक्सपीरियंस था। तो उससे जर्नी से जब निकला तो फिर मुझे और हौसला मिला और मैं और पूरी ताकत के साथ काम करने लगा। फिल्म में एक बार क्या हुआ था, ये पीकू के शूट में जी एक सीन था हम लोगों का, जो पूरा इम्प्रोवाइज सीन था वो। तो उसमें आज भी सीन याद आता है तो वो बहुत हंसी आती है हमको। तो दिल्ली से हम लोग कलकत्ता जा रहे हैं रोड पे, तो गाड़ी में जो है वो चाकू दिख जाता है उनको। चाकू दिख जाता है तो वो गाड़ी रुकवा देते हैं दादू और खूब तांडव मचाते हैं जी। और वो बैठ जाते हैं सूटकेस निकाल के बाहर ना, और वो दीपिका वो पीकू भी बाहर खड़ी हुई, इरफान भाई उधर खड़े हो, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं अंदर गाड़ी में फिर भी सो रहा हूँ जी, है ना। क्योंकि मुझे मालूम है इनका चेंचे पे ऐसे ही चलता रहता है। तो मुझे जब भी होगी मुझे दवाई देनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो मुझे मेरी ड्यूटी मालूम, लेकिन चेंचे पे वाली ये ड्यूटी मेरी नहीं है। अब उसमें खूब सीन बस इतने ही तक बैठेंगे, चाकू फेंकेंगे, इम्प्रोवाइज। अब उसमें जो सीन बच्चन साहब, इरफान जी ने जो सीन इम्प्रोवाइज किए और जो डायलॉग बोले वो इतने फनी थे। वो बोलते थे हाँ तो अंकल, तो मैं हे डोंट कॉल मी अंकल, तो सर हे डोंट कॉल मी सर, तो अरे तुम्हें क्या बोलूं, जो मर्जी हो बोलो, लेकिन डोंट कॉल मी अंकल, डोंट कॉल मी सर। तो वो बड़ा कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, वो इम्प्रोवाइज करते थे वो। तो ऐसे कई इंसिडेंट बने, तो वो सीन बहुत मजेदार था। और फिर वो चाकू फेंक देते हैं और फिर सब चुपचाप खड़े होते हैं, तब मेरी नींद खुलती है, साइलेंट हो गया है सारा मामला। तब मुझे लगा कि हाँ भाई अब मुझे बाहर निकलना चाहिए, कि क्या हुआ। तब फिर मैं आके देखता हूँ लोगों को, पूछता हूँ क्या हुआ, गाड़ी पंचर हो गई क्या। फिर वो चुपचाप चले जाते हैं भाई। तो ऐसे वो सीन बड़ा हमको आज भी याद आता है कि कैसे, मतलब जो अच्छे कलाकार होते तो कैसे मस्ती में उसको निकाल लेते हैं। ऐसे ही धड़कतू में एक सीन था जो फिल्म में नहीं है जी। तो जो हमारी डायरेक्टर थी साजिया जी, वो बोली कि सर आप तो इनको बढ़िया डांटिए, और जैसे आप अपने स्टूडेंट्स को डांटते हैं या उनके साथ कुछ बातचीत करते होंगे, किसी भी एक स्टूडेंट का कोई नाम रख देते होंगे या कुछ बोल देते होंगे, कुछ तो भी एक हो जाता होगा, तो वैसे ही कुछ करिए इनके साथ, वैसे ही ट्रीट करिए। तो हमने कहा ठीक है जी। तो जो हीरो था उसका नीलेश, तो उसको मैं कटघरे में बुलाता हूँ कि आइए गवाही के लिए आइए, तो क्योंकि लॉ पढ़ा रहा हूँ मैं, तो आइए गवाही के लिए। तो उसका एक दोस्त रहता था, वो हमेशा पूरे टाइम चिपका ही रहता था उसका, वो जहाँ जा रहा था उसके साथ ही। तो मैंने उसको आइए नीलेश जी आप आइए जरा, आपका बयान लेते हैं। तो उसके साथ वो भी चल दिया। तो मैंने कहा लागी छूटे ना, तुम कहाँ। तो वैसे लागी छूटे ना, वो निकल गया अपने मुंह से। तो जैसे आपको हंसी आई, वो टेक चल रहा था, वैसे ही वो एक्टर भी हंस दिया, तो वो सीन कट हो गया। तो सब लोग हंसने लगे, पूरी यूनिट हंसने लगी, बोले यार ये कहाँ से डायलॉग निकला, लागी छूटे ना जी। और वो अपने तृप्ति वो भी बहुत खुश हुई, बोले सर इस पे अपन रील बनाएंगे। हमने कहा हाँ बिल्कुल बनाते हैं। तो रील बनते बनते रह गई, लेकिन बन नहीं पाई क्योंकि टाइम ही नहीं मिला हम लोगों को। अब हम बनाएंगे। तो वो है, तो ऐसा वो इंसिडेंस बहुत अच्छा था। फिर दोबारा टेक हुआ, मैंने कहा लेना है ये डायलॉग, बोले हाँ लीजिए, वो सब मजा आ रहा है, वो सब चीजें। तो ऐसे ये 2 इंसिडेंट मुझे बहुत याद आते हैं। नहीं बहुत अच्छे भी हैं और याद रखने वाले भी हैं, मतलब क्योंकि वो एकदम सडन निकले ना। वही चीज है। एक सवाल और पूछना चाह रही थी मैं कि हमारे समाज पे आप थिएटर का और फिल्मों का क्या इफेक्ट देखते हैं? मतलब हम तो ऊपर सुपरफिशियल देखें तो ज़्यादातर तो हमें ये इफेक्ट दिखता है कि लोग बाग उसकी जो ऊपरी चीज़ें होती हैं उसको बहुत आत्मसात कर लेते हैं। कपड़े कैसे पहनना है, लाइफस्टाइल जैसी फिल्मी बड़ी लाइफस्टाइल होती है, उस चीज़ को कैसे मतलब करना है। देखिए फिल्म को ये तो जो पैरेलल सिनेमा आजकल की जो फिल्में बन रही है ना, एक तरीके से कहें कि इनमें सब्जेक्ट हीरो है
है ना। जी। पहले की फिल्मों में हीरो हीरो होता था, और फिर उसकी कहानी लार्जर देन लाइफ हीरो होता था, वो सब चीजें, तो वैसा आम इंसान हो ही नहीं पाता नहीं था, हो पाता है। ना। तो आजकल आम इंसान की कहानियों को लिया जा रहा है आम, तो वो इसलिए आप देख रही होंगे कि पंचायत जैसी वेब सीरीज, तो जितना रूरल वाला मार्केट है वो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, क्यों? क्योंकि वो शहरों में देखने को ही नहीं मिलता। नहीं मिलता। और जो नई जनरेशन है वो तो शहरों में गई, गांव में गई ही नहीं कभी, तो इसलिए ये कंटेंट बहुत ज्यादा चल रहे हैं। और जो साधारण कदकाठी के लोग हैं, आम कदकाठी के लोग हैं, तो उनको एक अच्छा कलाकारों को जो मौका मिल रहा है, काम करने का मौका मिल रहा है, तो ये क्या है, तो जिसे कहें कि रंगमंच और सिनेमा ये दोनों जो है समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं, है ना जी। तो आईना दिखाते हैं, हम समाज की सच्चाई ही दिखाते हैं। इसमें कहीं से भी कुछ भी सुपरफिशियल नहीं होता है। जो समाज में घट रहा होता है वही यहाँ सब्जेक्ट और वही यहाँ कहानी बनती है, और वही हम लोग यहाँ परोसते हैं। जरूरत है उस, अगर सच्चाई हमेशा कड़वी होती है जी, सहन नहीं होती है, तो ज़रूरत है कि उसको देखिए, उस सच्चाई को समझिए, उस सच्चाई को जानिए, और उससे कुछ जो अच्छा है वो लीजिए, और जो बुरा है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि बुरे का परिणाम तो उसमें भी दिखा दिया गया है। तो फिर वो अगर आप उसी को अपनाएंगे तो आपके साथ भी बुरा ही होना है। तो बेहतर है कि हम जिंदगी में भी कुछ भी करें, अच्छा करें, अच्छे का परिणाम अच्छा ही होगा, बुरे का परिणाम बुरा ही होगा। वो लोग, वो बच्चे, जो नए बच्चे फिल्मों से या थिएटर से इम्प्रेस होकर के आ तो जाते हैं छोटे शहरों से, और ख़ासकर लड़कियां, और कुछ लोगों के एक्सपीरियंस अच्छे भी नहीं होते हैं, फिर वो बाद में सुनने मिलते हैं उनके साथ कुछ गलत हो गया। तो आप उनके लिए क्या एक कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए आजकल, मतलब अब तो आजकल के ज़माने में तो जैसे कहें तो टैलेंट, अपने टैलेंट को दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म जैसी चीज़ जो है अब वो दूसरी हो गई है। एक तरीके से कहें कि अब मोबाइल आ गया है, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, आपके अंदर दिमाग में कोई कंटेंट चल रहा है, तो आप जो है अपनी रील्स बना के या छोटी छोटी कहानियाँ बना के उसको डाल के आप खुद ही अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, बना सकते हैं, कर सकते हैं, और ये हो भी रहा है। इसलिए कई कितने सोशल इन्फ्लुएंसर हैं। मुझे लगता है ये चेंज शायद से कोविड से ज़्यादा आया है। बिल्कुल कोविड से ज़्यादा आया है, और क्योंकि आदमी क्या करे, तो कुछ ना कुछ कर रहा था वो, क्योंकि करने के लिए कुछ नहीं था उसके पास। जी। वो झाड़ू भी लगा चुका है, पोछा भी लगा चुका है, बर्तन भी साफ कर चुका है, अब क्या करे, डिशेस भी बना चुका है, डिशेस भी हलवाई तो बन ही गया है, हलवाई बन गया, तो अब क्या करे। तो फिर कुछ लोग कहानियां सुनाना शुरू कर दिए, कुछ लोग कहानियां पढ़ना शुरू कर दिए, कुछ लोगों ने लाइव के मारे गाने गाना शुरू कर दिए, फिर कुछ लोगों ने अपनी स्टोरियां बनानी घर फैमिली के बच्चों सबके साथ मिलके। तो ऐसे कंटेंट की जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ती गई, और ये आज के समय में बहुत ज्यादा फैल गया। तो ये बहुत अच्छा हो गया। लेकिन फिर भी जो लोग उस समय नहीं जाना, एक्टिंग में आना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उनके लिए यही है कि एक सही दिशा, मतलब सिर्फ जोश और जज्बा ही होना जरूरी नहीं है जी। उसके साथ जो है पेशेंस का भी होना बहुत जरूरी है, और क्योंकि वही आपको जो है सही जगह लेके जाता है। और जो लोग जल्दबाजी में होते हैं वो गलत कदम उठा लेते हैं, और फिर उसके उनको दुष्परिणाम भुगतने होते हैं। और इस फील्ड में उन्हें ये पता होना चाहिए कि इस फील्ड में जो है कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इसमें आप जितना तपेंगे, जितना रियाज करेंगे, उतना राज करेंगे। तो ये है इसमें। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करिए, पढ़िए खूब अलग अलग कहानियों को। मैं तो कह रहा हूँ जो मन करता है वो पढ़िए। टैलेंट की कमी नहीं है, लोगों में अंदर जोश की कमी नहीं है। खूब अच्छे लोग आ रहे हैं आजकल, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, खूब लोग काम कर रहे हैं। बस ज़रूरत है सही दिशा के साथ, सही मार्गदर्शन के साथ। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ लीजिए किसी अपने बड़े से, अपने सीनियर से, क्योंकि हमारे समय में तो हमें मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं था जी। लेकिन आज हम खुद बैठे हुए, हम खुद कहते हैं कि अगर कहीं कोई भी कन्फ्यूज़न हो रहा है या कुछ दिक्कत हो रही है तो आप हमारे पास आके हमसे पूछ सकते हो, हम बता सकते हैं आपको कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बस यही कहूँगा कि आप धीरज रखें,
और जैसे कहें कि खूब पढ़ें और सही दिशा का चुनाव करके आगे बढ़ें। और सही चैनल भी ज़रूरी है। वही है। आपको तो हबीब जी मिल गए थे, बिल्कुल। और मतलब सबको अपना अपना हबीब ढूंढना पड़ेगा क्या? बिल्कुल, वो तो होता ही है। अब हम्म। ढूंढने कई बार आप जुड़ते हैं, कहीं जाते हैं तो कहीं ना, जैसे मधुशाला में एक बात कही गई है ना कि राह पकड़ तू एक चला चल, हम्म। पा जाएगा मधुशाला। अब हम्म। मधुशाला से वो शराब की दुकान नहीं है, हम्म। मधुशाला यानी आपका टारगेट क्या है? टारगेट है। हम्म। तो आप चलिए हाँ। ईमानदारी से, जी चाहे आपको मंजिल मिलेगी। जी ये जी चीज है। जी तो जी वही जी। मैं कह रहा हूँ कि बिना किसी भटकाव के, कई बार क्या होता है कि हम जब चलते हैं अच्छे पथ पे तो बीच में बैरिकेड्स भी आते हैं। कई लोग ऐसे आ जाते हैं कि आपको कम समय में ज्यादा लालच दे देते हैं, बोले यार यहाँ ज्यादा फायदा है, यहाँ ज्यादा पैसा मिलेगा, यहाँ बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी, यहाँ ये है। तो ये जो भटकाव आते हैं, ये भटकाव फिर आपको पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देते हैं, तोड़ देते हैं, आपकी मंजिल से भटका देते हैं। तो ये नहीं करना है, क्योंकि मेरे जीवन में भी ये सारे बहुत सारे, क्योंकि जब मैं थिएटर करता था एमबेवी आया है ना, और एक और वो चलता था मोदी केयर, ये भी आए, क्योंकि चेन बनाओ बहुत बड़ी। अब उनको पता था कि बालन के पास तो बहुत सारे लोग हैं, उसका तो बहुत बड़ा, अगर ये मेरा साथी बन गया तो मैं तो कितना कमा लूंगा। वो अपने कमाने की सोच रहा है, लेकिन सपने जो है मुझे कमाने के दिखा रहा है कि तुम कितना कमा लोगे, सोचो। तो मैंने कहा मुझे जो कमाना है वो मैं अपने तरीके से कमाऊंगा, मैं अपने फील्ड से कमाऊंगा, मैं अपनी क्रिएटिविटी से कमाऊंगा। मैं मोदी के ये प्रोडक्ट बेचने के लिए थोड़ी आया हूँ, इससे मुझे पैसा नहीं कमाना है। तो ये आपको तय करना पड़ेगा कि पैसा आपको किस चीज से कमाना है, अपनी क्रिएटिविटी से या किसी और चीज से। तो वो तय करना जरूरी है, एक उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है। और उसी मतलब जैसे कहें उतार चढ़ाव आएंगे जीवन में, मेरे जीवन में भी आए, मैंने कई बार फाके भी झेले, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहो तो वो मुकाम मिलता है। तो आज हैं इस मुकाम। फिल्मों के पीछे मैंने कभी स्ट्रगल नहीं किया, फिल्मों में जाने के लिए मैंने थिएटर को इतनी ईमानदारी से किया कि थिएटर ने ही मुझे वहां तक पहुंचा दिया, और मैं खींच लिया गया। ऑडिशन देता गया, सिलेक्शन होता गया, मैं काम करता गया, लेकिन कभी वहां नहीं गया। मैं यहीं से काम कर रहा हूँ, इतना बढ़िया काम। मैं थिएटर को भी देख पा रहा हूँ, मैं अपने परिवार के साथ भी हूँ, मेरा एक अपना ग्रुप है तो वो भी मेरा एक परिवार है जिसके साथ मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ, फिल्मों में भी काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो मुझे पूरा सुकून है, तो पूरे दिल से काम मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है। और नई पीढ़ी का मार्गदर्शन भी कर पा रहा हूँ, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये मुझे सुख देता है। ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जो अपनी जर्नी डिस्कस की है, जो आपने अपने संघर्ष डिस्कस किए हैं, जो आपने अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, वो सभी बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दिल से विद पूर्णिमा में समय निकाल कर आए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे याद किया, इस बात के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बहाने मैं अपने पुराने दिनों को, पुरानी यादों को ताज़ा कर पाया आपके साथ, और थोड़ा सा मतलब लगता है कि कहाँ थे और कहाँ आ गए हैं, तो वो चीज़ है। तो एक ये जर्नी याद दिलाने के लिए और मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। टोकन ऑफ मेमोरी दिल से विद पूर्णिमा की तरफ से। थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। और आप इस तो जिसे कहें कि आदमी की जर्नी और उसकी स्ट्रगल, उसकी सफलता और इन सब चीज़ों के बारे में जो बातचीत कर रहे हैं, तो वो एक कलाकार को एक प्रेरणा देता है, प्रेरणा देने का काम करता है, और उसको थोड़ा सा बूस्टअप भी करता है। फिर उसको एक एनर्जी मिलती है कि नहीं यार, मैंने यहाँ तक ये किया, अब और कुछ और अच्छा करना है, तो ये प्रेरणा मिलती है। और इसी बहाने, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कलाकार अपनी जर्नी कैसे बताए, किसको बताए, है ना। तो ये आपने जो पॉडकास्ट शुरू किया है, तो इस माध्यम से कम लोगों तक उसकी जो जर्नी है, जो उसकी व्यथा है या उसकी पीड़ा है या उसकी सफलता है या उसका जो संघर्ष है,
वो लोगों तक पहुंचेगा, तब लोग जानेंगे। नहीं तो लोग तो यही जानते हैं, अरे यार ये तो ये बढ़िया है, बन गए अपने आप बन में। गए, कुछ नहीं थे बन गए। लेकिन वो जो कुछ नहीं थे से कुछ हुए हैं, तो उसके बीच का जो फासला है वो उन्होंने कैसे भरा है, कैसे जिया है, वो जो स्ट्रगल है, वो यहाँ आके जब वो सुनेंगे इसके माध्यम से, आपके प्रोग्राम के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से, तब उनको पता चलेगा कि नहीं यार, हम इनको इस तरीके से देख रहे थे, इन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। बिल्कुल। तब वो जो सोसाइटी का नज़रिया है वो बदलेगा उनके प्रति। पहले तो था ही, लेकिन अब और बदलेगा। अब उनको उस नज़रिए से भी देखेंगे कि यार इन्होंने कितनी मेहनत की है। जी, पानी भी पिलाया है, चाय भी बनाई है, टिकट्स भी बुक करी है और सामान भी उठाया है। जी, तब जाके ये मुकाम मिला है। जी, आपके सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत जल्दी मिलने के फिर से आपके वादे के साथ आज के पॉडकास्ट को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। बालेंद्र सिंह जी की यात्रा हमें ये सिखाती है कि निरंतर चलते रहने से हम अपनी यात्राओं में सफलता प्राप्त करते हैं। बस निरंतर चलते रहिए, रुकिए मत, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आप भी अपने सपने को पूरा करने के लिए लड़ रहे हो तो निरंतर प्रयास करते रहिए। और दिल से पूर्णिमा का मकसद भी बस इतना ही है, आपको सच्ची कहानियाँ सुनाना जो पहुँचे आपके दिल तक।